अब दूसरी सीट पर हम बात करते हैं, क्योंकि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों को हम स्कैन कर रहे हैं और अब बात करते हैं कोयलांचल की एक महत्वपूर्ण सीट, और ये सीट है सिंदरी की सीट। सिंदरी की सीट इस बार इसलिए खास बन जाती है क्योंकि यहाँ दोनों खेमों में, दोनों गठबंधन में क्या इस सीट को लेकर रार है, क्या इस सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। क्योंकि अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो यहाँ मासस का विलय जब भाकपा माले में हो गया है तो क्या वो इस सीट को लेकर दावेदारी कर रही है, तो क्या जेएमएम या कांग्रेस इस सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ रही है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बात करें तो क्या वहां पर इस सीट को लेकर मामला बिल्कुल साफ है। क्या ये सीट में महत्वपूर्ण है किसी प्रत्याशी को जीतने के लिए, कौन से वो कारक हैं, कौन से वो फैक्टर हैं जिससे वो जीत हासिल कर सकता है। क्या कहता है सिंदरी का सीट, सिंदरी की जनता और सिंदरी का जातीय समीकरण, इसे हम समझेंगे। रंजन जी चलिए, इसका जवाब देने के लिए पहले से रंजन जी तैयार हैं कि सिंदरी सीट में आखिर कौन से वो फैक्टर हैं जो किसी को जिता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो सिंदरी है वो प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है, जो पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है और दामोदर नदी के इस तरफ सिंदरी तो उस तरफ जो है पुरुलिया जिले का सतालडीह जो है वो है। तो अब अगर आप सिंदरी को स्कैन करें तो क्या क्या दिखता है, तो एक चीज़ जो दिखती है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक कैंडिडेट रहे यहाँ पर कम्युनिस्ट, जो मार्क्सवादी समन्वय समिति, और उससे पहले आप ए.के. रॉय की बात कर लें तो एक समय ये कम्युनिस्टों का गढ़, आप वाम के लिए गढ़ कह सकते हैं कि वो हुआ करता था सिंदरी। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि जब से राज्य बना झारखंड तब से जो है जो वो लालखंड था वो बदल गया है, और ऐसे में जो है बीजेपी ने इस सीट को ज़्यादा बार जीता है। तो ये एक चीज़ स्कैन करने पर दिखती है, मतलब कि झारखंड राज्य बनने से पहले और फिर झारखंड राज्य बनने के बाद ये चीज़ दिखती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो दिखती है कि यहाँ पर अक्सर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता है, ट्रायंगुलर फाइट यहाँ पर देखने को मिलती रही है। और इसकी वजह भी है कि देखिए, अगर बीजेपी का कैंडिडेट हो तो एक वाम का कैंडिडेट हो, तो जो एक और पार्टी होती है, चाहे वो जेएमएम हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वो अपना कैंडिडेट जो है वो देते ही देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है अब तक होता रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि जो एमसीसी है, जो मार्क्सवादी समन्वय समिति है, उसने सीपीआईएमएल में अपना विलय कर लिया है, और अब जो है सीपीआईएमएल इस सीट की डिमांड कर रही है। और इसके पीछे वजह यह है कि जब से झारखंड अलग राज्य बना है तब से जो एमसीसी के, मार्क्सवादी समन्वय समिति के आनंद महतो हैं, वो लगातार दूसरी पोजीशन पर रहे हैं, मतलब हर चुनाव में वो मुख्य मुकाबले में रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात है आसिया जी कि आनंद महतो वो व्यक्ति हैं जो झारखंड बनने से पहले कभी सिंदरी से चुनाव हारे नहीं, और झारखंड बनने के बाद कभी सिंदरी से चुनाव जीते नहीं। तो ये एक दिलचस्प बात जो है वो निकल कर आती है। फिलहाल इंद्रजीत महतो यहाँ से विधायक हैं, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो इस वजह से इस बार ये तय है कि बीजेपी जो है यहाँ से अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है। वो कौन हो सकते हैं या हो सकती हैं, इस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। पहले अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि 2000 से हम शुरुआत करें तो 2000 में ये सीट बीजेपी के पास रही थी, और तब जो है फूलचंद मंडल जो है यहाँ से 4743 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे, और दूसरे नंबर पर रहे थे आनंद महतो। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जीतने वाले का चेहरा बदलता रहेगा, लेकिन दूसरी पोजीशन पर आपको आनंद महतो ही दिखाई देंगे। इसी तरह से जब 2005 में आप जाते हैं तो वहाँ राजकिशोर महतो ने जो है वो जीत हासिल की 7003 वोट से, और यहाँ भी दूसरे नंबर पर जो है वो आनंद महतो ही रहे। 2009 में एक बार फिर से विजेता का चेहरा बदलता है,
फूलचंद मंडल एक बार फिर से विधायक बनते हैं, लेकिन इस बार वो बीजेपी से नहीं, जेवीएम-पी मतलब बाबूलाल मरांडी की पार्टी से चुनाव जीतने में सफल होते हैं। अगले चुनाव में 2014 में एक बार फिर से फूलचंद मंडल जो है वो विधायक बनते हैं, लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी की जेवीएम-पी से नहीं बल्कि मोदी वेव में वो बीजेपी की नैया पर सवार होकर जो है अपनी चुनावी वैतरनी पार करते हैं। इसके बाद 2019 में इंद्रजीत महतो को टिकट मिलता है और वो 8,253 वोटों से जीतते हैं और इन सारे अवसरों पर जो आनंद महतो हैं वो दूसरी पोजीशन पर रहते हैं। हालांकि 2019 में फूलचंद मंडल फिर से चुनाव लड़ते हैं और इस बार वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 33,583 वोट लाने में सफल भी होते हैं। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर दिखेंगी कि आनंद महतो और फूलचंद मंडल जो हैं यहाँ से लगातार कई बार जो है चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर हम इसे और ज़्यादा स्कैन करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि अगर हम 1985 से बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय एक बार, एमसीसी 2 बार, बीजेपी 4 बार और जेवीएम-पी मतलब बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी पहले वो एक बार चुनाव जीतने में सफल रही है। जहां तक इस बार के लोकसभा चुनाव की बात है तब बीजेपी को यहां से बड़ी बढ़त मिली थी। सिंदरी जो है वो धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है और तब जो है बीजेपी को इस बार लोकसभा में 41,237 वोटों की बढ़त जो है वो सिंदरी में मिली है। और यहाँ पर एक और दिलचस्प बात है कि जो इखलाक थे जो कि धनबाद से जयराम की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि उस वक्त वो निर्दलीय थे, वो 18,937 वोट लाने में कामयाब रहे थे। तो मतलब ये कि यहाँ का जो ट्रेडिशन रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय होता है, तो चूंकि इस बार गठबंधन ये मानकर चला जा रहा है कि जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल का होगा, तो उधर से एक संयुक्त कैंडिडेट होगा, बीजेपी का एक कैंडिडेट होगा, तो जयराम की पार्टी के ऊपर ये ओनस होगा कि वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए। तो उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उषा देवी जो हैं वो यहाँ से प्रत्याशी बनाई तो गई अगर है। ये जेल के इस चुनावी मैदान में उतर रहा है सिंदरी में, तो यहाँ मुकाबला क्या वाकई त्रिकोणीय होगा? कितना दिलचस्प होगा? और ये मुकाबला इन तीनों फोल्डर को अगर देखें यहाँ पर, तो मतदाता जो हैं उनके लिए चुनना क्या इतना मुश्किल होगा? क्या मिजाज रहा वहाँ के मतदाता का? क्या जेल के इनके यहाँ आने से अब थोड़ा सा कंफ्यूजन में मतदाता भी रहेंगे या फिर उनके लिए विजन क्लियर होगा? चूंकि देखिए यहाँ पर ज्यादातर जो है आप देखते हैं कि महतो कैंडिडेट दिया जाता है और इसके पीछे वजह भी है। लगभग 15% के आसपास जो है वो यहाँ पर महतो वोटर्स हैं। अब जयराम ने जो कैंडिडेट दिया है, उषा देवी को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा है, वो कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तो बीजेपी के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 19.5% के आसपास हैं, 19.5%, और जो एसटी आबादी है वो 26.04% है। तो अगर आप देखें तो ऐसे तो देखकर लगता है कि ये जेएमएम के लिए बड़ा सुटेबल सीट है, क्योंकि एसटी 26.04 और मुस्लिम 19.5, तो ऑलमोस्ट 46% वोट जो है वो एक तरफ जो है वो दिखता है। लेकिन चूंकि एमसीसी यहाँ पर हमेशा से दूसरी पोजीशन पर रहा है और अब एमसीसी सीपीआई-एमएल के साथ है, तो ये सीट चूंकि वो दूसरी पोजीशन पर थे तो वो इसे इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। हालांकि आनंद महतो जो हैं वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, जो एमसीसी के टिकट पर यहाँ पर हमेशा दूसरी नंबर पर रहे झारखंड बनने के बाद, और पहले जो है वो कई बार विधायक बने, तो वो अब चुनावी राजनीति से अलग हो चुके हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही है, चर्चाएं ये भी हैं कि उनके बेटे जो बबलू महतो हैं वो उनकी जगह पर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या सीपीआई-एमएल ये सीट खुद रखना चाहेगी या
जेएमएम जो है वो बातचीत करके इस सीट को अपने पास रखना चाहेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर जैसा कि जेएमएम की पिछली बार कैंडिडेट थे फूलचंद मंडल, तो अगर कोई मंडल कैंडिडेट हो तो मंडल वोटर्स की संख्या भी 5% के आसपास है, 5.2%। तो आप ही समझिए कि अगर मुस्लिम वोट, शेड्यूल्ड ट्राइब वोट्स और मंडल वोट अगर एड ऑन होता है तो फिर बीजेपी के लिए ये सीट निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन ये आसान भी नहीं है कि सीपीआईएमएल ये सीट आसानी से छोड़ दे, ये भी नहीं दिखता है। तो वहां पर एक आप कह सकते हैं कि बार्गेनिंग भी होगी। क्या इस सीट के बदले सीपीआईएमएल को कोई और सीट दी जा सकती है या सीपीआईएमएल ही ये सीट रखेगी? तो वैसी परिस्थिति में जेएमएम को कोशिश करनी होगी कि जो ट्राइबल वोटों का एक बड़ा हिस्सा है वो जो है सीपीआईएमएल की तरफ वो ट्रांसफर करे, तभी जाकर जो है वो बात बनती है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि ट्राइबल वोटर्स एक ही जगह जाएं, ये संभव दिखता नहीं है। वो बीजेपी की तरफ इस सीट को जब आप स्कैन कर रहे हैं तो जब लेफ्ट का दबदबा यहाँ पर है तो यहाँ जातीय समीकरण फिर गौण हो जाता है। फिर यहाँ पर लगता है कि इंडी गठबंधन भी लेफ्ट के ही कैंडिडेट को यहाँ पर उतारेगा। या देखिए ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समय बदल चुका है, अब सब कुछ जो है वो जाति के चश्मे से देखा जाता है और उसी के आधार पर जो है चुनाव होते हैं और उसके परिणाम भी आते हैं। देखिए अगर एमसीसी के भी कैंडिडेट होते हैं तो जातीय समीकरण तो सधेगा। वो महतो वोटर्स हैं, एक हिस्सा वो निकलेगा, चूंकि आनंद महतो लड़ते थे, अगर उनके बेटे लड़ते हैं तो एक हिस्सा वो निकलेगा। इसके अलावा जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफ उनकी तरफ जाएगा, एसटी वोटर्स दोनों तरफ बटेंगे, ये मानकर चलिए। हाँ, लेकिन अगर जेएमएम इस सीट पर लड़ता है तब जो है जो एसटी वोटर्स का बड़ा हिस्सा है वो जेएमएम की तरफ जा सकता है। जो मुस्लिम है वो चाहे एमसीसी लड़े या जेएमएम लड़े, वो दोनों ही परिस्थिति में इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट रहना है। और अगर जेएमएम यहाँ पर कोई मंडल कैंडिडेट दे देता है तो फिर वो वोट भी उनको मिलेगा। लेकिन वैसी परिस्थिति में खतरा इस बात का रहेगा कि जो कुर्मी वोट है वो बिल्कुल एकमुश्त एक तरफ जा सकता है। चलिए, शुक्रिया रंजन जी। इस सीट को स्कैन करने के लिए तो जामताड़ा और सिंदरी में इस बार की जंग बेहद दिलचस्प होने जा रही है और इस पर हमारी नजरें भी टिकी रहेंगी। इसी तरह हम झारखंड की तमाम विधानसभा सीटों को स्कैन करेंगे और बताएंगे यहाँ पर मुकाबला क्यों दिलचस्प है और यहाँ पर कौन से समीकरण काम करते हैं। तो आज इन दोनों सीटों के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.